गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों एंड माय डियर क्लिक्स। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की दुनिया की। जब कोई स्टूडेंट सेकेंडरी का एग्जामिनेशन देने के बाद, दैट मीन्स 10th क्लास का एग्जामिनेशन देने के बाद में एक नई फील्ड को चूज करता है, जैसे अपनी स्ट्रीम को चेंज करता है, साइंस में जाता है, आर्ट्स में जाता है या कॉमर्स में जाता है, वो जो फील्ड है उस फील्ड के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट साइंस के स्ट्रीम में आ रहे हैं उनके लिए एक प्रोसेस बनाया है। और उस प्रोसेस के फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स की दुनिया के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली ज़्यादा थ्योरेटिकल ही सिस्टम है, जिसको मैं वर्बली ही आपको बता पाऊँगा। कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ या फिर कोई डेरिवेटिव पोर्शन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें एक इंट्रोडक्शन है। फिजिक्स की दुनिया क्या होती है, उसमें आप किस तरीके से एंटर होते हैं, क्या क्या आपको सीखने को मिलने वाला है, और ये कहाँ से शुरू हुई थी और आज किस स्टेज पे है और आने वाले टाइम में किस स्टेज पे होगी। इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सिर्फ बात ही कर सकते हैं इस लेसन में, और ज़्यादा इसमें स्पेशली कुछ बोर्ड से रिलेटेड कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स की दुनिया की। देखिए, बहुत टाइम पहले, दैट मीन्स ये मान लीजिए कि काफ़ी 100, 200, 500 कई साल, हजारों साल पहले अरस्तू के टाइम की बात कर सकते हैं हम। उस टाइम पे लोगों के दिमाग में बहुत सारी जो चीज़ें आती थी नेचर को देख देख के, उनसे रिलेटेड वो अपनी अपनी जो थॉट है वो समाज मतलब सोसाइटी के सामने और लोगों के सामने रखते थे, और उस थॉट को फिर नोट कर लिया जाता था, किसी जगह पे किसी बुक में लिख दिया जाता था। लिख देने के बाद में फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी उस थॉट को रीड करती थी और उस थॉट के आगे कुछ काम करती थी। फिर उसके बाद में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता था या फिर कोई डिस्कवरी या नई इन्वेंशन किया जाता था। इसी तरीके से फिर एक और नई जनरेशन आती थी, उस नई जनरेशन में फिर से दोबारा से कुछ ना कुछ नई जो जनरेशन है वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ मॉडिफिकेशन करती थी जो पुरानी थॉट उसके पूर्वज उनको देके गए हैं। इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट है आपका, उस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और उनके रिगार्डिंग जो कैंडिडेट अपने माइंड में कुछ ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसके रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रोसेस काफ़ी सेंचुरीज से चलता आ रहा है, और इसी प्रोसेस की वजह से हमें नए नए लॉज और नई नई थ्योरीज और नए नए पोस्टुलेट्स हमें मिले हैं, और उन्हीं पोस्टुलेट्स को मॉडिफाई किया गया। और कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे भी हैं जिनके रिगार्डिंग में कुछ नए साइंटिस्ट आए या नए जो फिलोसफर आए, उन्होंने उनको एक तरीके से गलत साबित कर दिया, तो उनको वहाँ से हटा भी दिया गया है। ये जितनी भी थ्योरीज और पोस्टुलेट्स और लॉज जो हैं, ये हर सेंचुरी में बनते चले गए और बनते गए, और उनको रिटर्न किया गया, उनको लिखा गया, उनको एक जगह पे स्टोर कर लिया गया, और उसके ऊपर नई जो जनरेशन आती गई वो उसके ऊपर स्टडी करती गई, और स्टडी करके उनके अंदर इम्प्रूवमेंट और अपने दिमाग से जो एनालिसिस उन्होंने किया उसके रिगार्डिंग अपने व्यूज़ उसको देती गई। इस तरीके से डेवलपमेंट होता गया। अब एक पहलू तो ये हो गया आपका। दूसरा जो पहलू है वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेते हैं, जैसे मैं ड्राइंग बनाता हूँ तो वो ड्राइंग जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है, दिस इज़ नॉट ए साइंस, वो आर्ट है। या फिर मैं और कुछ, जैसे मैं कोई मूर्ति बनाता हूँ, वो भी एक आर्ट है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपन माइंड से एनालिसिस करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम आर्ट्स के रूप में ले सकते हैं। कहानियाँ लिखते हैं हम, नॉवेल्स लिखते हैं हम,
और भी बहुत सारी पोइम्स लिखते हैं, वो सब आर्ट्स के ही पार्ट होते हैं। जैसे बोलने की जो स्टाइल है, स्पीकिंग की जो स्किल है, वो भी आ सकती है, वो भी आर्ट्स में आती है। तो ऐसे ही नॉलेज के बेस पे ये जो स्ट्रीम बनी है, जैसे आर्ट्स बन गई, जैसे अभी मैंने बताया साइंस बन गई, नेचर की स्टडी करके ऑब्जर्व करके वहाँ से कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। ये सब चीज़ें जो हैं ये अलग अलग स्टडी को अलग अलग फील्ड में लेके चले गए। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आने वाले जो मॉडर्न ज़माने में जो अभी हम लोग जिस टाइम पे अभी स्टडी कर रहे हैं, इसको हम मॉडर्नाइज भी बोल सकते हैं। इसमें अलग अलग स्ट्रीम बना दी गई। जो बच्चे आर्ट्स में जाना चाहते हैं वो आर्ट्स की स्टडी करते हैं, जो कॉमर्स में जाना चाहते हैं वो कॉमर्स की स्टडी करते हैं, और जो साइंस में कुछ मतलब अपने माइंड में कुछ औरों से हटके जो सोचते हैं वो साइंस की स्टडी करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हमने एक स्ट्रीम बनाई और उस स्ट्रीम को हमने नाम दे दिया है साइंस। अब ये साइंस है क्या? ये साइंस जो है ये है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइंस। साइंस का मतलब है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है ये हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं मिली है। ये नहीं समझ सकते हमें कि ये हमें कोई 1 घंटे में या 1 महीने में या 1 साल में मिल गई। ये हमारी जो पीढ़ियां बीती हैं पीछे, बहुत सारी सेंचुरीज जो गई हैं, उन सेंचुरीज में जो हमारे पूर्वजों ने जो जो इन्वेंशन किए, जो अपने माइंड्स को एनालिसिस करके जो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट दिए, उनसे हमने ये चीज़ बनाई है जिसको हम साइंस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिए, अगर हम इस फिजिक्स की दुनिया के बारे में स्टडी करें और इस फिजिक्स की दुनिया के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स की दुनिया में घुसने से पहले हमें सबसे पहले इसी चीज़ को समझना पड़ता है कि ये साइंस है क्या। तो साइंस जो है उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा वर्ड बताया है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब ये जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ये आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी चीज़ बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी प्रिंसिपली प्रूफ के या प्रैक्टिकली प्रूफ के हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक साइंटिफिक मेथड लेना पड़ता है। हम एक मेथड लेते हैं और उस साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग जिस किसी भी प्रिंसिपल या थ्योरी को हम कंसीडर करने वाले हैं उसको उस साइंटिफिक मेथड के अंदर से गुजार के देखते हैं। और अगर हमें लगता है कि वो साइंटिफिक मेथड जो हमने लिया है उसके अंदर वो परफेक्टली और उसको सेटिस्फाई कर रही है उस साइंटिफिक मेथड को, तो उस थ्योरी को हम अपनी स्टडी में लागू कर लेते हैं। ऐसा सिस्टम काफ़ी सालों से और काफ़ी सेंचुरीज से चलता आ रहा है, जिसमें बहुत सारे आपके साइंटिस्ट हैं जो अभी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, बायोलॉजी में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, और फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स आपकी क्लासेस में आए हैं उसमें भी आपने पढ़े हैं। तो उसके अंदर भी आपने पढ़े होंगे कि न्यूटन्स का लॉ होता है, फिर और बायोलॉजी में भी काफ़ी सारे लॉज होते हैं, और केमिस्ट्री में भी मेंडल की जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो होती है, और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं उनको हमने इसमें कंसीडर किया। लेकिन उनको कंसीडर करने से पहले हमें एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ में लेना पड़ता है, और उस साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को अपनी स्टडी के अंदर जोड़ते हैं और आने वाली जो अपनी पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है, उनको देते हैं। तो वो साइंटिफिक मेथड होता क्या है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक मेथड टू स्टडी अबाउट नेचर, टू स्टडी अबाउट नेचर। ठीक है,
एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिससे नेचर की स्टडी की जाती है, नेचर के बारे में स्टडी की जाती है। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं उनको देखना है हमें। देखिए मैं बताता हूँ आपको अलग अलग पॉइंट्स के बारे में, और उनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो पॉइंट है नंबर 1, उसको हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरुआत होती है किसी भी चीज की, कैसे होती है बाद में बात करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ये है। थर्ड जो पॉइंट है आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद में जो आता है वो आता है रीजनिंग। रीजनिंग, इस रीजनिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ ही। एक होती है क्वालिटेटिव रीजनिंग, एक होती है क्वालिटेटिव रीजनिंग, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग की, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये हमारा एक पॉइंट बन गया है यहाँ पे। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपका फोर्थ पॉइंट के अंदर हम कंसीडर करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग की। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। इसी के साथ हम एक और पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, इसी में बना लेता हूं मैं, ये लीजिए। फिफ्थ पॉइंट जो है आपका इसके अंदर, उसको हम मानेंगे प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी जिसको आप बोलते हैं, प्रिडिक्शन। नेक्स्ट जो है उसको हम बात करेंगे वेरिफिकेशन, नंबर 6 पॉइंट, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन, ये चीज, इन पॉइंट्स को हम किस में लेते हैं, साइंटिफिक स्टडी में लेते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है वो ये 6 पॉइंट्स में हमने कंसीडर किया अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और सिलेबस में क्या है, वेलकम टू फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। उसके अंदर मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो किसी भी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने से पहले हम उस कॉन्सेप्ट को इन 6 पॉइंट्स के अंदर से गुजारते हैं, और 6 पॉइंट्स के अंदर से गुजारने के बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि इन 6 पॉइंट्स को क्या वो कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई करता है। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है तो जो कॉन्सेप्ट हमें मिला है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी भी पॉइंट पे जाके फेल हो जाता है तो उसे फेलियर थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। किसकी बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम शुरुआत करते हैं नॉर्मल एग्जाम्पल से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मेरे घर के पास से है ना एक नदी गुजर रही है, और डेली जब मैं जन्मा था तब से लेके और जब मैं आज इतनी एज का हो गया हूं तब तक मैं उस नदी को देख रहा हूं। लेकिन मैंने एक चीज ही नोटिस की है कि वो, मैं उसको देखते देखते इतना बड़ा हो गया, मैंने एक ही चीज नोटिस की है कि वो नदी जो है वो वेस्ट से ईस्ट में फ्लो होती है। तो कभी कभी हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हो सकता है मे भी कल वो नदी जो है वो ईस्ट से वेस्ट में आपको फ्लो होती हुई नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा, ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमने ऑब्जर्व किया, ये एक ऑब्जर्वेशन की हमने। जैसे सपोज कीजिए कि साल में 3 महीने ऐसे निकलते हैं जिन 3 महीनों में आसमान से पानी टपकता है, जिसको आप बारिश बोलते हैं, और 12 घंटे अर्थ पे अंधेरा रहता है और 12 घंटे अर्थ पे लाइट रहती है। ये भी हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। और
और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने ये चौक से लिखा इसके ऊपर, ये चौक की जो डस्ट है ये इसके ऊपर चिपक गई, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से साउंड निकल रहा है और ये साउंड इस माइक्रोफोन के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, इसका भी एक ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं। हम जब फुटबॉल खेलते हैं और उसको किक लगाते हैं, वो ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है, ये भी हम एक ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारे सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में होने वाले कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद में हमारे माइंड में ये चीज़ आती है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो चीज़ हमारे माइंड में आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसी चीज़ के अगर कोई कैंडिडेट पीछे पड़ जाए, उसका रीज़न ढूंढने के पीछे पड़ जाए, तो उसी चीज़ से उस एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई थ्योरी और एक नया लॉ निकल के आता है, और उस लॉ को हम इन सारे पॉइंट्स में से पास करते हैं। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है तो वो लॉ जो है उसको हम यूज में लेने लग जाते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं और हम उसकी स्टडी करनी शुरू कर देते हैं। ये सिस्टम होता है। तो मैं आपको बता रहा था ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे? ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि नेचर के अंदर जो भी इंसिडेंट हो रहे होते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के बाद में हम उनसे होने वाली जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में सोचें, और सोच के उसका कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, तो हमें कॉन्सेप्ट मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरी बात है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने बोला था आपको कि जैसे सपोज कीजिए कि अर्थ जो है, जैसे स्टार्टिंग में किसी बंदे ने कोई थ्योरी दी थी, उसने बताया था कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो है सन घूमता है, जिसकी वजह से, जैसे गोला है मेरे पास में, ऐसे गोला है, यहाँ तो नहीं है, जैसे एक गोला है मेरे पास में इस तरीके से, इस गोले के इस साइड में मैं बल्ब जलाऊंगा तो इस साइड का जो पोर्शन है वहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, तो वो उधर से चमकीला नज़र आएगा। फिर मैं उसको बल्ब को ऐसे घुमाता हूँ तो वो लाइट भी उसके साथ साथ घूमती हुई उस गोले के चारों तरफ घूमेगी। बैक साइड में हमेशा क्या रह जाता है? अंधेरा। तो इसी कॉन्सेप्ट को किसी बंदे ने क्लैरिफाई किया कि अर्थ के चारों तरफ जो है वो सन घूमता है, जिसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है। दूसरा, अगर उस बल्ब को मैं रेस्ट में ले लूं और फिर उस जो गोला है उसको उसकी एक्सिस पे रोटेट करवाऊं ऐसे, तो एक्सिस पे, जैसे यहाँ से बल्ब जल रहा है और इसकी एक्सिस पे रोटेट करवा रहा हूँ उस गोले को, तो जिस साइड का पोर्शन इस बल्ब के फ्रंट में होगा उस साइड में गोले के ऊपर रोशनी होगी और बैक साइड में हमेशा अंधेरा रहेगा। तो इससे ये कॉन्सेप्ट हुआ कि दोनों ही केस में डे और नाइट बनने का हमें प्रोसेस पता चलता है। लेकिन रियल में क्या अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है या फिर सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन लेट हुआ था। और भी हम एग्जाम्पल लें, जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नोटिस किया कि जो बारिश है, जो आसमान से जो बूंदें गिरती हैं पानी की, वो बूंदें जब भी गिरती हैं तो बहुत तेज गर्मी होती है, पहले ये नोटिस कर लिया गया। उसके बाद में सोचा गया कि ये बूंदें ऊपर से क्यों गिरती हैं, गर्मी होने की वजह से ही ये बूंदें क्यों गिरती हैं। तो फिर लेबोरेटरी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि पानी को है ना गर्म किया गया, हीट, जितनी हीट हमें उस टाइम फील हो रही थी, एक्सपीरियंस हो रही थी, उतनी हीट वहाँ पे रखी गई और पानी उससे भाप बन के ऊपर उठ गया। ऊपर हमने एक कोई भी मेटल का सरफेस ले लिया या कोई वेसल ले लिया मेटल का, उसके ऊपर जाके वो भाप जैसे ही टकराएगी तो वो भाप की जो टेम्परेचर है और उस सरफेस का जो टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होने की वजह से जैसे ही वो उसके पास में टकराएगी जाके तो वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाती हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं। ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट हमें मिलता है उस एक्सपेरिमेंट में उस मेटल की जो सीट है उसको ऊपर नीचे लेके जाके देखेंगे। तो ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो क्या उसके ऊपर जो स्टीम जा रही है वो प्रॉपर
ज़्यादा जा रही है या नीचे लेके आएंगे तो ज़्यादा जा रही है, उस चीज़ का अलग अलग हमें रिजल्ट मिलता है। तो इस टाइप से जो भी नेचर के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो भी प्रोसेस देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या करते हैं, हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में बताता हूँ मैं आपको। रीजनिंग का मतलब है कि जो ये दो चीज़ें इंप्लीमेंट हुई थी, इन दोनों चीज़ों का रीज़न क्या था, और उस रीजन के अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं, एक तो क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमने रेनबो बनते हुए देखा बारिश के टाइम में, और रेनबो को हम एक्सपेरिमेंटली अगर लैब में करें तो हमने क्या किया, एक फंवारा चला दिया और एक ऐसी लाइट ऑफ सोर्स लगा दिया और उसके ऊपर हमने डाला, फंवारे की जो बूंदें निकल रही हैं उसके ऊपर, तो हमें रेनबो दिखाई देता है। वो रेनबो जो है वो रेनबो 7 कलर्स में है, लेकिन वो कैसे बना, उसके लिए हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव रीजनिंग की। और क्वालिटेटिव रीजनिंग की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमने अज्यूम किया, या फिर जिस किसी बंदे ने थ्योरी बनाई है, या मैंने बनाई है, या आपने बनाई है, जिस किसी ने भी बनाई है, वो इस चीज़ के बारे में बता सकता है कि सन से आने वाली जो लाइट है, जो लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है, उसी के अंदर वो 7 कलर थे, और जैसे ही उसको हमने वाटर ड्रॉप्स के ऊपर अप्लाई किया तो वाटर ड्रॉप्स के ऊपर जाते ही वो कलर्स जो हैं वो डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए हैं, इस वजह से हमें वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का हमें पता चलता है। दूसरी चीज एक और है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि रेनबो जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल से दिखाई देती है। जैसे वो फुवारा हमने चलाया था, उस फुवारे को अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल, जैसे 42 डिग्री मान, हम लोग ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली उसका एंगल कितना लेते हैं, 42 डिग्री। 42 डिग्री है हमारे पास में। ये 42 डिग्री जो एंगल होता है आपका, इस 42 डिग्री के एंगल के अगर ऊपर हम देखेंगे उसको, तभी हमें वो 7 कलर्स में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा वाइट लाइट, अदरवाइज वो हमें नज़र नहीं आएगी। तो ये जो पोर्शन है ये क्वांटिटिव में आ गया, उसका मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में ही वो शो होती है। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होता है कि जितने भी चीज़ें हमने ये स्टडी की हैं, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग के दोनों पार्ट, इन सब का अब हमें मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको सिंपल सा। सपोज कीजिए हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ, ये लीजिए अर्थ है, और ये है आपका मून, ई फॉर अर्थ, और ये मून, ऐसे दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसमें m1 और m2 मास है। मान लीजिए इसका मास है m1 और इसका मास है m2, दोनों मास है। अब जिस बॉडी के पास मास ज्यादा होता है वो बॉडी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, और जिसके पास मास कम होता है वो कम अप्लाई करती है। तो अगर हम कोई सैटेलाइट यहाँ से, कोई भी स्पेस शिप अगर हम यहाँ से मून के ऊपर भेजना चाहते हैं, तो हमने उसकी एक थ्योरी बनाई, और थ्योरी में मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये r है, ऐसे r मान ली हमने। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ से अपना स्पेस शिप लॉन्च कर दिया, और लॉन्च करने के बाद में इतनी रेंज तक वो गया, यहाँ तक वो गया, तो इस जगह जाने के बाद में दोनों की इससे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और मून से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट पे दोनों की इक्वल थी, क्योंकि इसका मास और इसका मास में डिफरेंस है। दैट मीन्स m1 सो मच ग्रेटर देन m2, इस वजह से। तो ये जो है ये कम रेंज में फोर्स अप्लाई करेगा, सपोज कीजिए यहाँ तक अप्लाई किया, और ये ज़्यादा रेंज में अप्लाई करेगा। तो अगर हम इसको यहाँ से इसके ऊपर भेजना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे जाके अगर हम इसको क्रॉस करके इस
सैटेलाइट का अगर इंजन ऑफ कर देते हैं तो ये इसको अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ये एक इसका रीजन हो सकता है। दूसरा, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे ये हमारा सन है और यहाँ पे मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये अर्थ है आपका अर्थ, ठीक है। अब ये जो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। बट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं उनके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होता है रादर देन सन। मतलब अर्थ से हमने सपोज कीजिए कि 10 किलोमीटर की हाइट तक किसी भी चीज़ को फेंक दिया, थ्रो कर दिया, तो 10 किलोमीटर की हाइट यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक थी 10 किलोमीटर की हाइट। अब हम चेक करेंगे इसी फॉर्मूले से, तो यही फॉर्मूला हम इसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये हाइट इसकी h थी, 10 किलोमीटर हाइट तक इसको थ्रो किया अर्थ से किसी बॉडी को, तो h हाइट तक थ्रो किया, सपोज कीजिए h इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो इस फॉर्मूले, इस हाइट के लिए या इस डिस्टेंस के लिए एक बार इससे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फिर अर्थ से ये 10 किलोमीटर जहां तक पहुंचा वहां से अर्थ की हाइट या अर्थ की डिस्टेंस कितनी है उसको हमने h डेस मान लिया, और उससे भी हम एक बार इससे फोर्स को फाइंड करके देखेंगे। और फिर हम देखेंगे दोनों फोर्स के बीच में कि दोनों से मतलब सन के थ्रू अप्लाइड फोर्स और अर्थ के थ्रू अप्लाइड फोर्स इस बॉडी के ऊपर दोनों में से कौन सा ज़्यादा लग रहा है, वही बॉडी इसको ज़्यादा बॉडी जो है वो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अर्थ का लग रहा है तो अर्थ करेगी और सन का लग रहा है तो सन करेगी। सिमिलर प्रोसेस इसमें होता है। तो ये एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है हमें, और उस मैथमेटिकल मॉडलिंग के अकॉर्डिंग ही हमारी जो चीज़ें हैं वो आगे तैयार होती हैं। उसी से हम क्या कर पाते हैं, फिर प्रिडिक्शन कर पाते हैं, भविष्यवाणी कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने देखा होगा कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण काफ़ी बार होता है, तो उसकी पहले से ही प्रिडिक्शन कर दी जाती है। वो प्रिडिक्शन किस बेस पे की जाती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के, मतलब हमारे पास में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, उस मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि आज अमावस्या के दिन सन और अर्थ एक दूसरे के पाथ में इक्वली हो जाएंगे, तो अर्थ से देखने वाले लोगों को उसकी छाया उसके ऊपर नजर आएगी, जिसकी वजह से हमें वो चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का उसको नाम दे देते हैं। फिर अगले एक साल मतलब 1 ईयर और 29 दिन या फिर 35 दिन के बाद में दोबारा ऐसा होने वाला है, ये चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, और सुनिए प्रिडिक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हम लोग अभी स्पेस के अंदर मतलब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं और जो हमारी स्पेस जो एजेंसीज हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट करती हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो मून के ऊपर उसके साउथ पोल के ऊपर एक हमने अपना सैटेलाइट भेजा था, हमने एक स्पेसशिप भेजी थी जो उसके साउथ पोल पे हम उसको लैंड करवाना चाह रहे थे। तो उसका पूरा प्रोग्राम एकदम इस तरीके से एग्जैक्टली तैयार किया गया था कि वो इतने टाइम में इस जगह होगी, इतने टाइम में इस जगह होगी, इस कंडीशन में उस पर इतना फोर्स लगने वाला है और इतने मिनट पे इतने सेकंड के ऊपर वो लैंड करेगी। तो एग्जैक्टली 1.5-2 मिनट पहले ही वो वहाँ से हमारा कनेक्शन जो है वो हट गया था, इस वजह से वो इसके ऊपर नहीं उतर पाई थी, मून के ऊपर उसके साउथ पोल पे वो लैंड नहीं कर पाया था। ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं हम, किसकी वजह से, हम इन पूरे प्रोसेस की वजह से, इस मैथमेटिकल मॉडलिंग की वजह से। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर इन सब चीज़ों से आपका जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है वो अगर इन सब चीज़ों से गुजर गया है तो हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये रियल में
हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है, हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है और इसके ये रिजल्ट्स निकले हैं, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको फॉल्सिफिकेशन में डाल देते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो फिर हमें उसके लिए कोई विश्वास वाली चीज़ हो जाती है, तो हमें उसके ऊपर मतलब कंप्लीटली हम उसके ऊपर स्टडी करने के लायक हो जाते हैं। हमें किसी टाइप का उसके ऊपर अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब पॉइंट्स हैं जो हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। अभी देखिए, इन सारे पॉइंट्स की जो स्टडी है, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं 6 पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स की जो स्टडी है उस स्टडी को ही हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर। जो भी हमें फिनोमेना मिले हैं या जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है उसके अकॉर्डिंग हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं और उसी से हमें कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लॉज बनते हैं और पोस्टुलेट्स बनती हैं और बहुत सारी थ्योरीज हमारी इम्प्लीमेंट होती हैं। अब इसके आगे अगर हम चलें, इस लेसन में देखिए बोरिंग का है सिस्टम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसमें आपको थोड़ा बोर भी हो सकते हैं आप। तो आप देखिएगा थोड़ा और आगे इसको मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ना, तो साइंटिफिक स्टडी तो हमने की, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि साइंस में कुछ भी फिक्स नहीं होता, मतलब कुछ फाइनल नहीं होता है। चीज़ें जो हैं वो जैसे जैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है कॉन्सेप्ट और थ्योरीज़ के अंदर, वैसे वैसे वो चेंज होती जाती हैं। तो साइंस के अंदर हम किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं मान सकते। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, न्यूटन ने लाइट के लिए एक कॉपरक्लस थ्योरी बनाई थी। उन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो सन से ऐसे तीर की तरह आती है, ऐसे तीर की तरह ऐसे आई, देखिए ऐसे तीर की तरह आई, यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यहाँ पे लाइट नज़र आने लग गई, फिर और किसी चीज़ पे स्ट्राइक किया तो वहाँ नज़र आने लग गई। ऐसे कॉपरक्लस थ्योरी बनाई थी किसने? न्यूटन ने। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद में हाइगेंस ने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो पानी में जो लहरें चलती हैं उसकी तरह ट्रैवल करती है, और जैसे इस रूम में हमने गेट से पानी को छोड़ दिया तो वो मेरे तक पहुंचने से पहले पूरे रूम में फैलेगा, फिर मेरे पास आएगा। सेम प्रोसेस होता है लाइट का भी, ऐसे ही होती है लाइट भी जब जैसे मान लीजिए कि हमारा पूरा कमरा बंद है और उसमें एक विंडो हमने खोल दी, तो लाइट ऐसा थोड़ी ना है कि उस विंडो से आई और इधर सीधी आके इस दीवार पे ही दिखेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही विंडो अपन ओपन करेंगे तो लाइट जो है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। उसके बगल में भी अगर कोई दूसरा रूम है तो उसके गेट से जाके अंदर चली जाएगी, जैसे पानी फैलता है उसी तरीके से। तो उसके बाद में न्यूटन की जो कॉपरस्कुलस थ्योरी है उसको फेल माना गया। उसके बाद में हाइगेंस के बाद में थ्योरी आई। वो कौन सी थ्योरी आई? आइंस्टाइन ने दी, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन जो हैं उन्होंने थ्योरी दी कि है ना, लाइट जो है ना वो एक एनर्जी पैकेट में होती है और उस एनर्जी पैकेट को हम क्वांटा या फोटोन बोलते हैं, और वो ऐसे पैकेट्स में आती है स्ट्रेट लीनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे आती है, रेक्टिलिनियर मोशन करती हुई स्ट्राइक करती है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाया, तो लोगों ने माना कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। लेकिन उसके साथ साथ हाइगेंस जो थ्योरी बना चुके थे वो भी प्रूफ हो रही थी, तो दोनों ही थ्योरीज़ को फिर बाद में आगे चल के हम जो अभी पढ़ते भी हैं, हम जो 12th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे चल के दोनों ही थ्योरीज़ को यहाँ पे मान्यता दी गई थी। अब साइंस को हमने बोला कि साइंस के अंदर कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती है, तो हम इसको फाइनल नहीं मान सकते। आगे चल के पता नहीं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट और जो लॉज पढ़ रहे हैं, आगे चल के वो बदल जाएं, उनमें मॉडिफिकेशन हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। इसमें कहीं कोई स्टॉपेज नहीं होता है। फिर हमने इस साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे साइंस को जो है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और वो तीनों पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला पार्ट जो है वो हमने फिजिक्स माना, फिजिक्स भौतिकी जिसको बोलते हैं आप। दूसरा है वो केमिस्ट्री, और तीसरा जो है वो है हमारा बायोलॉजी। तीसरा जो है वो है हमारा बायोलॉजी। ये 3 पार्ट में साइंस को हमने डिवाइड कर दिया। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो एक टूल है। क्या है? टूल। मैथमेटिक्स एक टूल है जिसकी हेल्प से हम इन सब की स्टडी करते हैं। ठीक है, बिना मैथमेटिक्स के इन सब की स्टडी नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स एक टूल है जिस टूल की वजह से ही हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, आप बोलोगे कि बायोलॉजी में काहेगा मैथमेटिक्स? बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स यूज होती है, ऐसी बात नहीं है। केमिस्ट्री में भी होती है, आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करते हो, उसमें कैलकुलेशंस निकालते हो, सब यूज होता है। और फिजिक्स और ये तो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपको पता ही है। लेकिन फिजिक्स एक वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर केमिस्ट्री का जो बेस है वो फिजिक्स ही है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स और जितनी भी चीज़ें लगती हैं, मोलिकुलर फोर्स है, अदर जो चीज़ें हैं जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है, वो सारी की सारी डिपेंडेंट होती है फिजिक्स। तो फिजिक्स से ही जन्म हुआ है इसका भी। ठीक है, अब हम आगे चलें तो मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, लेकिन अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। वो कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी देखिए, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसको थोड़ा देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बोर हो, लेकिन इसको समझना ज़रूरी था। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स एंड हाउ टू स्टडी द फिजिक्स। कैसे हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और स्कोप ऑफ द फिजिक्स, स्कोप क्या है उसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं आगे। तो इस लेक्चर के बाद में अगला जो लेक्चर है उसमें हम ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे शायद। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये 2 लेक्चर का ही आपका टॉपिक है, लेसन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको देखना। थैंक यू, धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।